गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 में बात करेंगे बिलियन पार्ट की। बिलियन क्या होता है, बिलियन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद बिलियनों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के बिलियन होते हैं। ठीक है, सांद्रता के आधार पर अलग बिलियन के प्रकार होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि बिलियन क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बिलियन क्या है। तो बिलियन की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के विलयन, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण विलयन कहलाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन में बेटा दो घटक होते हैं। विलयन में कितने घटक होते हैं, विलयन में बेटा दो घटक होते हैं। कौन कौन से, विलेय और विलायक। ठीक है, अब इसमें विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो विलयन में जो पदार्थ घुला रहता है अर्थात जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। ठीक है, और विलायक क्या होता है कि विलायक की मूल अवस्था विलयन जैसी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं विलायक। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आते हैं विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार क्या होते हैं, सांद्रता के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक है संतृप्त विलयन। कौन सा है, संतृप्त विलयन। और नंबर दो है असंतृप्त विलयन। नंबर दो कौन सा है, असंतृप्त विलयन। इनमें क्या है, संतृप्त विलयन वे होते हैं, संतृप्त विलयन वे होते हैं कि जिनमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, उन्हें हम संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या क्या होते हैं कि ऐसे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर या साधारण ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, ठीक है, द्रव और गैस। कितनी अवस्था हो गई, 3 अवस्था हो गई। इनको हम रिपीट करके 3 बार लिख लेंगे, ठोस, ठीक है, द्रव और गैस। फिर एक बार लिख लेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ये आपके 3 बार हमने लिख दिए। ये पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, 3 बार लिख दिए। अगर मान लीजिए ये आपके विलेय है, क्या है ये, विलेय, तो इधर हम लोग ले लेंगे विलायक। ठीक है, विलायक में क्या होगा, अगर ठोस विलेय है तो विलायक भी ले लिया हमने, ठोस। ठीक है, ठोस में ठोस का मिश्रण जो होता है, जैसे मिश्र धातु में बनती है, क्या बनती है, मिश्र धातु में बनाते हैं, तो ये कहते हैं ठोस का ठोस में मिश्रण। ठीक, फिर ले लीजिए द्रव का ठोस में, ठीक है, गैस का ठोस में, फिर लीजिए ठोस का द्रव में, फिर द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, फिर ले लीजिए गैस अवस्था, तो ठोस का गैस में, द्रव का गैस में और गैस का गैस में। इस प्रकार से आपकी ये जो है 9 प्रकार की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या है कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां देखते हैं। ठीक है, तो विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां देखें, ये रहा, ठोसों में द्रवों में बने विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो ठोसों एवं द्रवों की विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां दो होती हैं। नंबर एक बेटा होती है, नंबर एक होती है कौन सी, भौतिक विधियां। नंबर एक कौन सी होती है, भौतिक विधि। नंबर एक भौतिक विधि। और नंबर सेकंड होती है रासायनिक विधियां। ठीक है, रासायनिक विधियां। अब बात करते हैं कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो भौतिक विधि, दूसरी
रासायनिक विधि। लेकिन इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सांद्रता क्या होती है, सांद्रता का मीन्स क्या है। ठीक है, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता का मीन्स क्या है। तो सांद्रता बेटा क्या होती है कि एकांक आयतन में पदार्थ के जितने भी मोल उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, एकांक आयतन में पदार्थ के जितने मोल उपस्थित होते हैं वह उसकी सांद्रता C कहलाती है। किसी भी विलयन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली रहती है, ग्राम में मात्रा कह दीजिए या मोल कह दीजिए, जितनी घुली है वह उसकी सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, दो, भौतिक और रासायनिक। ठीक, अब भौतिक विधि में क्या आता है, भौतिक विधि में ऐसे बेटा आता है नंबर 1 द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता, किसमें सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता। दूसरी बेटा आती है आयतन, आयतन प्रतिशत में सांद्रता, ठीक है ना। फिर कौन सी आती है, फिर आती है बेटा आपकी द्रव्यमान है और आयतन प्रतिशत में सांद्रता, प्रतिशत में सांद्रता। एक आती है ppm, इसका पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन, इसमें सांद्रता पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। ठीक है, ये आपकी चार भौतिक विधियां होती है। कौन कौन सी, द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता, आयतन प्रतिशत में सांद्रता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता। एक होती है ppm में सांद्रता, इसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अब जैसे अगर कोई अंग्रेजी में बोल लेना चाहे तो द्रव्यमान प्रतिशत को बेटा कहते हैं वेट बाई वेट, क्या बोलते हैं इसको, वेट बाई वेट सांद्रता। ठीक है, और आयतन को क्या बोलते हैं, वेट बाई वॉल्यूम में सांद्रता। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एक मिनट, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में सांद्रता, इसको बोलेंगे वेट बाई वॉल्यूम में सांद्रता। तो ये आपकी रहेगी ppm में सांद्रता, मतलब कि पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता की बात करते हैं पहले। तो द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता क्या होती है कि 1 लीटर या 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 लीटर या 1 किलोग्राम, ठीक है, विलयन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या, क्या करना है, विलेय के भार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। सूत्र क्या होता है कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय के भार भागों की संख्या, कितने में वो भार भागों की संख्या, ठीक है, बटे विलयन के भार भागों की संख्या, विलयन के भार भागों की संख्या और इंटू 100। ये रहा सूत्र आपका किसका, द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता। ठीक, अगर बेटा आयतन प्रतिशत में सांद्रता है तो बस यहाँ पे क्या करना है, विलेय के भार भागों की संख्या है तो यहाँ लिख लेना है विलेय का आयतन ml में, क्या लिखना है, विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में। ठीक है, अब आ जाओ ppm में सांद्रता, किसमें, ppm में सांद्रता क्या होती है। तो ppm को बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में, कितने में, 10 लाख में। तो इसका सूत्र क्या होगा बेटा, ppm में सांद्रता बराबर, ppm में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6, 10 लाख में। ठीक, ये हो गया आपका ppm में सांद्रता। ये आपकी सारी विधियां कौन सी हैं, भौतिक विधियां हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं रासायनिक विधियों की, किसकी बात करते हैं, रासायनिक विधियों की। तो रासायनिक, ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रासायनिक विधि का जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड में 8 नंबर का मिलेगा। ठीक है ना, तो कौन कौन सी रासायनिक विधियां हैं, देखो रासायनिक विधियां में जैसे नंबर 1 है
मूलरता, ठीक है। नंबर 2 है मूललता, नंबर 3 नॉर्मलता, और नंबर 4 मूल प्रभाज। मूल प्रभाज, ये आपकी 4 रासायनिक विधियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलरता की। मूलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मूलरता कहलाती है, या मूलरता कहते हैं। मूलरता को बेटा कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा मूलरता का? मूलरता बराबर, क्या बोला हमने, 1 लीटर विलयन में, तो आयतन कितना हो गया होगा V, ठीक है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? N से। तो सूत्र क्या हुआ? मूलरता M बराबर N/V। अब हम लोग जानते हैं पहले से कि N बराबर W/M होता है। क्या होता है? N बराबर W/M, मतलब कि मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान या उसका अनुभाग। तो सूत्र क्या बन जाएगा? M बराबर W/M इंटू V। ये आपका आ गया। यहाँ पर बेटा V रहेगा लीटर में। क्या रहेगा? V आपका लीटर में रहेगा, ठीक है। इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको आयतन ml में दिया जाता है, मिलीलीटर में दिया जाएगा, तो आपको लीटर में इसको चेंज करना है। ये हो गया आपका मोलरता। मोलरता की बेटा जो इकाई होती है या मात्रक होता है, ठीक है, तो मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। क्या इकाई होती है? मोल प्रति लीटर। मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे ताप का प्रभाव क्या होता है, मूलरता पर ताप का प्रभाव, ठीक है। अब क्योंकि बात यह है कि जैसे मान लीजिए इस बर्तन में हमने कोई भी, ठीक है, कोई भी विलयन ले लिया, इस बर्तन में हमने कोई भी विलयन ले लिया। विलयन लेने के बाद पता चला कि हमने बता दिया इसकी मूलरता 2m है। कितनी है? 2m है, ठीक। अगर इस विलयन को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? इस विलयन को हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर बेटा क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है, कि जितने भी लिक्विड होते हैं उनको गर्म करने पर उनका क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है, गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बेटा मूलरता भी बढ़ जाती है। तो क्या कह सकते हैं कि ताप परिवर्तन से, ठीक है, ताप परिवर्तन से मूलरता परिवर्तित हो जाती है। ताप परिवर्तन से मूलरता परिवर्तित होती है, ठीक है। ये आपकी रही मूलरता। तो मूलरता की क्या परिभाषा बताई थी अभी हमने, कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उसकी मूलरता कहलाती है। मूलरता को कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या बनेगा? मूलरता बराबर N/V। अब जहाँ पे N बराबर क्या होता है? W/V, W/M। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? M बराबर W/M इंटू V। V यहाँ पर होता है बेटा लीटर में, ठीक। और मूलरता ताप के प्रभाव से क्या होती है? परिवर्तित होती है, क्योंकि मूलरता में आयतन होता है, वो आयतन ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं मूललता की। परिभाषा दोनों की सेम है, ठीक है, बस अंतर कितना है कि मोललता 1 किलोग्राम विलायक में, क्या परिभाषा होगी मूललता की? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। किसमें? 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, जैसे मान लीजिए इसमें भर दिया आपने, ठीक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। वो मोललता को बेटा स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या हुई? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा? स्मॉल m बराबर N/कैपिटल W। कैपिटल W क्या है यहाँ पे? विलायक का भार किलोग्राम, ठीक।
अब वही फिर कहानी होगी, एन बराबर क्या होता है, क्योंकि एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है ना। तो इसमें पुट कर देंगे तो मोल ललता बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये भी जो है विलायक का भार है, ये किलोग्राम में रहेगा, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। ये हो गई आपकी मोललता। अब मोललता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो मोललता बेटा ताप के प्रभाव से अपरिवर्तित रहती है, मोललता ताप के प्रभाव से अपरिवर्तित रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि मोललता ताप के प्रभाव से अपरिवर्तित रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि द्रव्यमान आयतन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि मोललता में क्या है, किलोग्राम में भार है ना पदार्थ का, ठीक है। जब विलायक का भार किलोग्राम में है तो ये जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। मोललता की जो इकाई होती है वो बेटा इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। क्या इकाई होती है, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये आपकी हो गई क्या, मोललता। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। तो नॉर्मलता क्या होती है, एक लीटर, एक मिनट रुको, नॉर्मलता को हम लोग पहले तो कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी क्या परिभाषा होगी, एक लीटर है ना, एक लीटर बिलियन में, एक लीटर बिलियन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, एक लीटर बिलियन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। एक लीटर बिलियन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा, नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। ये हो गया आपका नॉर्मलता का सूत्र। अब बात करते हैं कि तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है की तुल्यांकों की संख्या बराबर, ठीक है ना। तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या सूत्र होगा, ठीक है, क्या होगा, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, क्या होगा, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। ये आपका फॉर्मूला होगा किसका, तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। तो अंत में सूत्र क्या लिख देगा, नॉर्मलता बराबर, तो नॉर्मलता बराबर सूत्र लिखेगा, नॉर्मलता बराबर डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलता बराबर क्या है, तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। विलेय का भार क्या होता है बेटा, डब्ल्यू, ठीक है, और तुल्यांकी भार क्या होता है बेटा, ई, ठीक है। तो सूत्र क्या बनेगा नॉर्मलता का, नॉर्मलता बराबर डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। ये आपका हो गया। ई बराबर यहाँ पे क्या है, तुल्यांकी भार, ई बराबर होता है तुल्यांकी भार। अब बात करते हैं, बच्चे ये पूछते हैं तुल्यांकी भार सर कैसे निकलेगा, क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार बराबर होता है, ई बराबर होता है पदार्थ का अणुभार, ठीक है, पदार्थ का अणुभार बटे अम्लता, अम्लता या क्षारकता। क्या होता है, अम्लता या क्षारकता। विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता, ठीक।
तो जितने भी अम्ल होते हैं उसमें क्षारकता देखी जाती है और जितने भी क्षार होते हैं उनमें अम्लता देखी जाती है। अब बात करते हैं कि उसमें अम्ल और क्षार को कैसे निकालेंगे, क्षारकता कैसे निकालेंगे, इनकी अम्लता। तो एक प्रोसीजर बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है H2SO4, क्या लिखा है, H2SO4। अब इसकी अपन को क्या निकालनी है, क्षारकता। क्षारकता का मतलब होता है कि कितने इसमें OH आयन प्रदर्शित हैं या कितने इसमें OH आयन उपस्थित हैं, ये देखना है। तो इसकी पहले हम बनाएंगे बेटा स्ट्रक्चर यानी संरचना। तो कैसे बनाएंगे, SO, ये 4 O हो गए, H कितने हैं, 2, एक इधर एक इधर, ठीक है। इनको बेटा सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, सबके एस्टेट पूरे हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें देखो बेटा कितने OH प्रेजेंट दिख रहे हैं, 2। कितने OH हैं, 2। जब 2 OH हैं तो H2SO4 की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2। तो तुल्यांकी भार निकालेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, H2SO4 का अनुभार कितना निकालते हैं अपन लोग, 98/2। तो E बराबर इसका कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट 49, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार, ठीक। लेकिन तुल्यांकी भार के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए तुल्यांकी भार आपको निकालना है अम्ल का या क्षार का या फिर लवण का, तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिख दिया हमने ई और यहाँ लिख दिया अम्ल, इसका मतलब है कि अम्ल का तुल्यांकी भार। इसमें आपको न तो स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, और ना कुछ करना, सीधे सीधे आपको भाग देके आंसर मिल जाएगा। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना, क्या करेंगे बेटा, अम्ल का लिखेंगे ऊपर अनुभार, क्या लिखेंगे, अम्ल का अनुभार, ठीक है, अपॉन विस्थापनीय H धनायन, क्या लिखेंगे, विस्थापनीय H धनायन। मतलब ये देखेंगे कि अम्ल की पहचान क्या होती है कि अम्ल वही होता है जो जलीय विलयन में H धनायन देता है। अब H धनायन देता है वही अम्ल होता है, तो जितने भी हमें अम्ल मिलेंगे तो हमें उसमें H प्रेजेंट दिखाई देगी, कितनी H है, ठीक। किसी भी अणुसूत्र में जितने भी H हों उसका हम भाग दे देंगे तो तुल्यांकी भार निकल आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 98 अम्ल है। जब अम्ल है तो अम्ल में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, अम्ल कितने हाइड्रोजन है, 2। तो 2 का इसमें मल्टी भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 49, ठीक है। अगर तो इसमें H2SO4 का कितना निकला था अनुभार, 98, ठीक है। अब इसमें कितने H दिखाए, अम्ल है तो अम्ल में क्या देखना है, H। कोई भी तुल्यांकी भार हो, चाहे अम्ल का हो चाहे क्षार का, अगर अम्ल का देखना है तो H देखें, कितनी H दिखाई दे रही है इसमें, 2 का भाग दे दिया, कितना निकल गया तुल्यांकी भार, 49, ठीक है। जैसे लिखा है HCl, तो बेटा इसका अनुभार निकालें, कितना आ जाएगा, H का 1, Cl का 35.5, कितना हो जाएगा, 36.5। अब इधर देखो, इसका अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना है, क्या निकालना है, तुल्यांकी भार, तो इसमें H कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, तो इसमें बेटा 1 का भाग दे देंगे तो तुल्यांकी भार आ जाएगा 36.5। कोई भी हो, जैसे मान लीजिए लिखा है H2C2O4, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक। अगर हम कहें इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो कोई भी अम्ल हो आपको केवल H धनायन का भाग देना है कि वो उसमें कितने H धनायन प्रेजेंट है। तो इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, ठीक। जब 90 आ जाएगा, इसमें कितने H दिखाई दे रहा है, 2 का इसमें भाग दे दो, तो ये आ गया आपका तुल्यांकी भार, ठीक है। कोई भी अम्ल हो कोई भी क्षार हो, ठीक, जितने भी अम्ल हैं, अम्ल में आपको केवल देखना है कितने H हैं धनायन, उतने का भाग दे दीजिए तो आपका निकल जाएगा तुल्यांकी भार। अब बात करते हैं क्षार की तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्षार का तुल्यांकी भार देखो, तो बेटा क्षार के तुल्यांकी भार में लिखेंगे ई क्षार, मतलब तुल्यांकी भार निकालना है अपन को क्षार का, ठीक। तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है, अनुभार, ठीक है, अनुभार बटे। अब इसमें बेटा ये देखेंगे कि क्षार की पहचान क्या होती है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुल करके OH ऋणायन देते हैं, क्या देते हैं, क्षार वही होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। तो किसी भी क्षार का अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो जितनी OH की संख्या हो उतने का भाग दे दीजिए तो आपका तुल्यांकी भार क्षार का निकल आएगा।
ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, विस्थापनीय OH आयन। ठीक, अम्ल के लिए लिखेंगे विस्थापनीय H धन आयन, तो क्षार के लिए लिखेंगे विस्थापनीय OH ऋण आयन। अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए हमने कहा NaOH, क्या बोला हमने, NaOH, इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तो सबसे पहले NaOH का निकालेंगे क्या, अणुभार। Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हुआ 40। ठीक, ये क्या निकल आया, अणुभार। अब इसमें देखें कितने OH हैं, 1, तो 1 का इसमें भाग दीजिए तो आ जाएगा तुल्यांकी भार इसका 40। कोई भी क्षार हो XYZ, जितने OH आपको प्रेजेंट दिख रहे हो उतने का आप भाग दे दीजिए, आपका तुल्यांकी भार निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं अब हम लोग लवण का तुल्यांकी भार। किसका निकालना है, लवण का तुल्यांकी भार। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लवण का तुल्यांकी भार बराबर, लवण का तुल्यांकी भार बराबर, इसमें भी लिखेंगे अणुभार बटे। अब इसमें बात आती है इसमें भाग किसका देंगे। भाई अम्ल था तो हमने H धनायन का भाग दे दिया, ठीक है, क्षार था तो OH का भाग दे दिया आयन का। अब लवण वे होते हैं जिसमें न तो हमें H दिखाई देगा ना हमें OH दिखाई देगा। लवण का मतलब है जैसे लिखा है Na2CO3, ठीक है, या Na2SO4, ठीक है, या K2SO4, ये सारे लवण हैं। लवण क्या होते हैं कि अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग करने से लवण बनते हैं। ठीक, अब ये लवण है। अब इसमें ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर जिस सूत्र में या जिस यौगिक में न तो आपको H दिखाई दे ना आपको OH दिखाई दे, समझ लीजिए वो टोटल लवण है। इसमें बेटा देखो, न तो H दिखाई दे रहा है ना OH दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई, तो इसका मतलब है ये क्या हो गए, लवण। तो लवण का जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि इनमें से किसी एक मूलक के आवेश का भाग देंगे, इनमें से किसी एक मूलक के आवेश का भाग देंगे। जैसे इसमें कार्बोनेट मूलक है, इस पर 2 ऋण आवेश होते हैं, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 पे 2 नेगेटिव, इधर भी 2 नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। ठीक, चाहे इसका भाग दे दो, चाहे तो कार्बोनेट का देंगे तो 2 का भाग जाएगा, अगर Na का देंगे तो 2 का भाग जाएगा, क्योंकि Na पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 का मल्टीप्लाई है तो कितने हो गए 2। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, विस्थापनीय नल लिख के ऐसा करेंगे, इसमें लिख दीजिए अणुभार बराबर, ठीक है, बटे, इसमें लिख देंगे धन आयन या ऋण आयन की संख्या। क्या लिख देंगे, धन आयन या ऋण आयन की संख्या। प्रत्येक लवण में धन या ऋण आवेश होगा, जितने धन होंगे उतने धन आवेश का भाग दे देंगे, या फिर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश का भाग दे दीजिए, जो आपको समझ में आ जाए। अगर धन आवेश सही से आ रहे हैं तो धन आवेश का दीजिए। मान लीजिए नहीं पता पोटेशियम कितने पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें ये तो पता है कि सल्फेट आयन पे हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो 2 का भाग दे देंगे, तो ये लवण का तुल्यांकी भार निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता यहाँ पे समाप्त होती है, क्या हो गया इसमें, नॉर्मलता बराबर W/E इंटू वी। ई यहाँ पे क्या होता है, तुल्यांकी भार, और वी होता है बेटा इसमें आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक है, और ई है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार को कैसे निकालना है, ई बराबर W अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। ठीक, क्षारकता अगर अम्लता ज्ञात करनी नहीं आ रही है तो ये पहचान सकते हैं कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन लवण है। अगर अम्ल है तो H धनायन का भाग देंगे, अगर क्षार है तो OH ऋणायन का भाग देंगे, अगर लवण है तो देख लेंगे उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं मूलक पे, या कितने पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं मूल प्रभाज की। किसकी बात करते हैं, मूल प्रभाज की बात करते हैं कि मूल प्रभाज क्या है। मूल प्रभाज को मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं या फिर मोल अंश भी कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज को क्या कहते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश। इसको बेटा हम लोग x द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, x द्वारा। तो मूल प्रभाज की परिभाषा क्या होगी, किसी द्विअंगी विलयन में। द्विअंगी का मतलब है, जैसे मान लीजिए इसमें एक भरा हुआ है विलयन, तो जब विलयन है तो विलयन का मतलब होता है बेटा कौन कौन चीजें होती है इसमें, विलेय और विलायक। कौन कौन चीजें होगी इसमें, विलेय और
विलायक। द्विअंगी का मतलब होता है ऐसे विलयन जिसमें दो पदार्थ मिले हों, और दो पदार्थ के मिलने से ही विलयन बनता है। ठीक, तो क्या करना है इसमें कि किसी द्विअंगी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या, या तो हम विलेय के मूलों की संख्या निकालें इसमें, या फिर विलायक के मूलों की संख्या निकालें। तो विलयन, किसी द्विअंगी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रवाह कहते हैं। समझ में आई परिभाषा? क्या है कि किसी द्विअंगी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रवाह कहते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा? मूल प्रवाह x विलेय बराबर, क्योंकि द्विअंगी विलयन है तो उसमें दो होंगे मूल प्रवाह, एक होगा बेटा विलेय का और दूसरा होगा विलायक का। तो विलेय का मूल प्रवाह बराबर हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल n क्या है? विलेय के मूलों की संख्या, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मूलों की संख्या। अगर हम निकाल रहे हैं x विलेय और x विलायक, तो विलेय के लिए क्या होता है? स्मॉल n ऊपर इन मूलों की संख्या। अब अगर विलायक का निकाल रहे हैं तो कैपिटल N ऊपर, कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ये आपकी हो गई किसकी संख्या? कैपिटल N हो गई विलायक के मूल और स्मॉल n होगी विलेय के मूल। तो ये निकल आया आपका विलेय के मूल प्रवाह के लिए सूत्र, ये आ गया आपका विलायक के मूल प्रवाह के लिए सूत्र। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, स्मॉल n बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? n बराबर होती है मूलों की संख्या, तो इसके लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये हो गई आपकी स्मॉल n W अपॉन m, स्मॉल n की फिर W अपॉन m, और कैपिटल n होगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। ये विलेय के मूल हैं, ये विलायक के मूल। अगर विलायक का मूल प्रवाह है तो इसमें भी ऐसे इसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे? कैपिटल W बटे कैपिटल M, ठीक है, और कैपिटल W बटे कैपिटल M प्लस स्मॉल w बटे स्मॉल m। ये आपके दोनों फॉर्मूले हो गए इसके लिए मूल प्रवाह के लिए। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। गैसों की द्रव्यमय विलेयता, इस पे चलते हैं। गैसों की द्रव्यमय विलेयता, ठीक है, इसको हेनरी का नियम भी कहते हैं। गैसों की द्रव्यमय विलेयता को हेनरी का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एक ये हमने बर्तन लिया, ठीक है, इसमें हमने कोई द्रव पदार्थ भर दिया, मान लीजिए पानी है। ठीक, अब पानी